रवि एक मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पद पर कार्यरत था। आत्मविश्वास से भरा हुआ, सौम्य स्वभाव का और देखने में भी बहुत आकर्षक। उसकी जिंदगी में सब कुछ व्यवस्थित था। एक अच्छी नौकरी, एक शानदार घर और एक प्यारी सी माँ जिसे वह अपना सब कुछ मानता था। कंपनी में ही एक नए प्रोजेक्ट के दौरान उसकी मुलाकात सिया से हुई। एक बेहद खूबसूरत, तेज तर्रार और पढ़ी लिखी लड़की। सिया की आंखों में सपने थे, लेकिन दिल में सादगी। दोनों की पहली बातचीत एक काम के सिलसिले में हुई, लेकिन धीरे धीरे बातों का सिलसिला बढ़ता गया। कॉफी ब्रेक से लेकर लंच टाइम तक, मीटिंग से लेकर प्रेजेंटेशन तक, अब उनके बीच सिर्फ काम नहीं था, एक समझ, एक अपनापन पनप रहा था। रवि को सिया की सादगी भा गई और सिया को रवि की गंभीरता और अपनी मां के प्रति उसका समर्पण। कुछ ही महीनों में रवि ने सिया से रिश्ते की बात की। सिया थोड़ा चौंकी, लेकिन मन ही मन वह भी रवि को पसंद करने लगी थी। जब बात आगे बढ़ी तो रवि ने एक जरूरी बात सिया के सामने रखी। मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ। मेरे पापा के जाने के बाद वही मेरी दुनिया है। मेरी दो छोटी बहनों की शादी हो चुकी है, लेकिन मैं माँ को कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। इसीलिए मेरी पत्नी को मेरी माँ के साथ ही रहना होगा, हमेशा। सिया ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तो चाहती हूँ कि मेरी भी माँ जैसी एक सास हो, जिससे मैं बातें कर सकूं, हंस सकूं। मुझे कोई परेशानी नहीं, बल्कि गर्व होगा आपके साथ, आपकी माँ के साथ रहने में। रवि थोड़ा भावुक हो गया, लेकिन उसने सिया को एक और बात कही। मेरी माँ संध्या बहुत पढ़ी लिखी और मॉडर्न है, लेकिन उनकी सोच थोड़ी पारंपरिक है। तुम्हें कभी कभी एडजस्ट करना पड़ सकता है। सिया ने बिना झिझक कहा, अगर वो माँ जैसी हैं, तो मैं बेटी जैसी बन जाऊंगी। इस तरह रिश्ते की नींव समझदारी, स्पष्टता और सम्मान पर रखी गई। सिया के माता पिता एक संभ्रांत परिवार से थे, उन्होंने भी रिश्ता मंजूर कर लिया। कुछ ही महीनों में दोनों की शादी धूमधाम से हो गई। शादी में हर कोई खुश था। सिया सजी धजी दुल्हन बनी और रवि का हाथ थामकर उसके घर आ गई, जहां अब से उसका भी एक नया संसार था। शादी के शुरुआती दिन बेहद अच्छे थे। सास बहू एक साथ रसोई में हंसती बतियाती, पूजा में साथ बैठती और रवि को देखकर दोनों खुश हो जाती। सिया हर रोज कुछ नया सीखती और संध्या जी को लगता कि उनकी बहू वाकई उनकी परछाई बन सकती है। लेकिन हर नई शुरुआत के बाद धीरे धीरे असल जिंदगी की परतें खुलती हैं। शादी के बाद सिया ने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना शुरू किया। ऑफिस में वो एक बड़े प्रोजेक्ट की लीडर थी, जहां उसे देर रात तक काम करना पड़ता, टीम को संभालना होता और लगातार क्लाइंट से रिपोर्टिंग करनी होती। लेकिन फिर भी वो अपने घर को उतनी ही तवज्जो देती। सुबह उठकर माँ जी के लिए चाय बनाना, रात को थकी हारी लौटने पर भी किचन में हाथ बटाना, घर की पूजा पाठ, त्योहारों की तैयारी, वो अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ती। मगर संध्या जी, जो कभी उसकी मुस्कान पर गर्व करती थी, अब धीरे धीरे उसकी हर बात में नुक्स निकालने लगी। फालना की बहू को देखो, सुबह 5 बजे उठ जाती है, सबसे पहले घर की सफाई, फिर नाश्ता, पूरे घर को चलाती है। और एक तुम हो। अरे, पड़ोसी की बहू देखी है? करवा चौथ पर बिना पानी के व्रत रखा था, और तुम तो ऑफिस के बहाने आधे वक्त पूजा भी नहीं कर पाती। सिया पहले मुस्कुरा देती, फिर खुद को बदलने की कोशिश भी करती। कई बार नींद में भी अलार्म लगाकर उठती, माँ जी की पसंद का खाना बनाती और करवा चौथ के व्रत में बिना कुछ बोले शामिल होती। लेकिन दिन ब दिन ये तुलना उसकी आत्मा को थकाने लगी। एक दिन जब संध्या जी ने फिर कहा, तुम्हें भी कुछ सीखना चाहिए दूसरों से। सिया धीरे से बोली, मम्मी जी, मैं पूरी कोशिश करती हूँ। मैं घर भी चाहती हूँ और करियर भी, लेकिन क्या हम हर किसी की नकल करें? हर किसी की जिंदगी अलग होती है। उसकी जगह मैं होती तो शायद मैं भी वही करती, लेकिन मेरी जिंदगी अलग है, मेरे हालात अलग हैं। संध्या जी चुप रही, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष नहीं था। रवि, जो इस सब का गवाह था, खुद असमंजस में था। वो माँ का भी पक्ष समझता था और सिया की थकान और दर्द भी देख सकता था। अब इस घर में एक अजीब सी खामोशी पसरने लगी थी, एक अदृश्य तनाव जो हर रिश्ते को धीरे धीरे भीतर से खोखला कर रहा था। सिया ने अब हालात से लड़ना नहीं, उन्हें संभालना शुरू किया था। हर रोज की शिकायतें, हर बात में तुलना और हर प्रयास में कमियां, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। मगर उसने हार नहीं मानी। एक शाम ऑफिस से थक कर लौटी सिया जब देखती है कि संध्या जी अकेले किचन में झुंझलाकर काम कर रही हैं, तो वो जल्दी से अपना बैग एक ओर रखकर भागती है। माँ जी, आप क्यों कर रही हैं सब कुछ? मुझे बता देती, मैं कर देती।
संध्या जी बिना पलटे बोली, तुम्हें समय कहाँ है बहू? तुम्हारे पास तो नौकरी है, मीटिंग्स हैं, रिपोर्ट्स हैं। मैं तो अब आदत डाल रही हूं अकेले की। सिया चुप रही। उसने धीरे से मां का हाथ थामा और कहा, अगर आपको तकलीफ हो रही है तो हम एक कामवाली रख लेते हैं। पैसा कोई परेशानी नहीं है, आपको आराम मिलेगा, मुझे भी सुकून रहेगा कि आप परेशान नहीं हो रही। लेकिन मां जी ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं। पहले भी तो अकेली ही सब कुछ करती थी, कोई काम वाली नहीं रखी, अब क्यों रखूं? झूठा दिखावा करने की जरूरत नहीं है मुझे। और फिर जब तुम आ गई हो तो अब क्यों किसी और को पैसे दूं? सिया समझ गई, ये थकावट सिर्फ शरीर की नहीं, सोच की थी। रवि भी सब देख रहा था। उसने कई बार मां को समझाया, मां, सिया बहुत मेहनत करती है, ऑफिस में भी और घर में भी। उसका कोई काम अधूरा नहीं रहता। वो आपसे प्यार करती है, इज्जत करती है, कृपया उसे थोड़ा समझिए, थोड़ा आराम दीजिए। लेकिन संध्या जी का जवाब वही होता, मैंने तो कभी किसी से मदद नहीं मांगी, और अब बहू आई है तो नौकरानी रखने की बात हो रही है। मैं कमजोर नहीं हूं, लेकिन अब इस घर में झूठा बहाना बनाकर सब काम से भागना चाहते हैं। इतना कहकर वो रोना शुरू कर देती और रवि फिर चुप हो जाता। अब रवि के लिए ये दुविधा बन चुकी थी। एक तरफ उसकी मां, जिनकी हर बात भावनात्मक दबाव से भरी होती थी, और दूसरी तरफ सिया, जो बिना कुछ कहे सब कुछ सहती जा रही थी। रवि अक्सर रातों को जागकर सोचता, मैं किसे समझाऊं? मां को जो बदलना नहीं चाहती, या सिया को जो पहले ही बहुत कुछ सह रही है। इस घर में अब सन्नाटा नहीं, एक अदृश्य तनाव बोलता था। हर कमरे में, हर दीवार पर एक मॉडर्न, आत्मनिर्भर और प्रगतिशील सोच रखने वाली लड़की थी। उसके पहनावे में गरिमा थी, आत्मविश्वास था, लेकिन शादी के बाद ससुराल में उसकी आधुनिकता सवालों में घिर गई। संध्या जी को उसका जीन्स पहनना, खुले बाल रखना, हल्का मेकअप करना पसंद नहीं था। इसलिए सिया ने धीरे धीरे सब त्याग दिया। अब वो जब मायके जाती तो वहां पुराने रूप में लौट आती, अपने पसंदीदा कपड़े पहनती, खुलकर हंसती जीती। लेकिन ससुराल लौटते ही फिर वही दबाव, वही समझौते। संध्या जी हर बात पर ताना देती, आजकल की बहुएं तो बस ऑफिस ऑफिस खेलती हैं, घर चलाना कोई इनसे सीखे। सिया चुप रहती। अब रवि भी ये सब महसूस करने लगा था। उसके और मां के बीच धीरे धीरे एक खामोश दीवार खड़ी होने लगी थी। बात बात पर अब उनके बीच झुंझलाहट आ जाती। रवि मां से कहता, मां, सिया कोई गलत नहीं कर रही, उसने तो खुद को आपके हिसाब से डालने की पूरी कोशिश की है। लेकिन मां की जुबान पर फिर वही शिकायतें होती। एक दिन जब रवि और सिया ने एक छोटा सा घूमने का प्लान बनाया, तब भी घर में तूफान मच गया। अब बहू के कहने पर बेटा भी बदल गया है। अब मां से ज्यादा बीवी प्यारी हो गई है। रवि ने बहुत संयम से मां को समझाने की कोशिश की, मां, सिया और दूसरी बहुओं की तुलना मत कीजिए। वो घर पर रहती है, उनका काम घर संभालना है। लेकिन सिया एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में बड़े पद पर काम करती है। उसके पास समय की अपनी सीमा है, जिम्मेदारियां हैं। फिर भी वह घर भी संभालती है, आपको भी खुश रखने की कोशिश करती है। क्या वो थकती नहीं है? आपने देखा है मां, वह कभी जवाब नहीं देती, बस सहती रहती है। आप चाहे तो उसकी छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना शुरू करें, शायद घर की शांति लौट आए। लेकिन संध्या जी का चेहरा फिर भी कठोर ही रहा। रवि और सिया बाहर घूमने तो गए, लेकिन दिल भारी था। सिया ने गाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, काश मैं जैसी हूं वैसी ही स्वीकार ली जाती। रवि चुप रहा, कुछ कह नहीं सका। उस खामोशी में दोनों का दर्द समाया हुआ था। अब घर एक घर नहीं, एक रणभूमि बन चुका था। संध्या जी की छोटी छोटी बातों में गहराई से जहर घुला होता। उनका हर वाक्य, हर कटाक्ष सिया के सीने में तीर की तरह चुभता। रवि बीच में पिस रहा था, एक ओर मां का वर्षों का साया और दूसरी ओर पत्नी का टूटा हुआ आत्मबल। अब माहौल इतना बिगड़ गया था कि घर की दीवारों में भी उदासी गूंजने लगी थी। सिया अब वही सिया नहीं रही। जो लड़की कभी मुस्कुराकर सब कुछ संभाल लेती थी, वो अब बात बात पर चिड़चिड़ी हो जाती, ताने मारने लगती। एक दिन थक कर उसने रवि से कहा, रवि अब मुझसे नहीं होता, मैं ऑफिस संभालूं, घर संभालूं, या तुम्हारी मां का हर दिन का भाषण सहूं। मैं टूट रही हूं रवि, या तो तुम अपनी मां को समझाओ या फिर हम अलग रहने की व्यवस्था करें। रवि सन रह गया। अलग? क्या कह रही हो सिया? मां के बिना हम लोग कैसे रहेंगे, और मां हमारे बिना? सिया की आंखें भर आई, लेकिन उसकी आवाज में अब डर से ज्यादा दृढ़ता थी। क्यों नहीं? क्या मैं इंसान नहीं हूं? मेरे खाने, पहनने, सोने, ऑफिस जाने, हर चीज में मम्मी को दिक्कत है। कोई भी इंसान इतना सह नहीं सकता।
हर बात की एक हद होती है रवि, और मेरी सहनशीलता अब खत्म हो चुकी है। अब या तो तुम उन्हें समझाओ या फिर मुझे अपने लिए कोई फैसला लेना पड़ेगा। रवि को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह कभी मां की चिंता करता, कभी सिया की आंखों से बहती चुप सिसकी की आवाज सुनता। दो दुनियाओं के बीच झूलता रवि अब खुद को खोता जा रहा था। रवि कमरे की चार दीवारियों के बीच अकेला बैठा था। बाहर सब कुछ शांत, लेकिन उसके भीतर एक भयंकर तूफान चल रहा था। सिया के शब्द उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे। अब मुझे मम्मी जी के साथ नहीं रहना। या तो अलग रहने का इंतजाम करो या मैं अपने लिए कुछ सोचूंगी। रवि ने सिर दोनों हाथों में थाम लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किसका दर्द पहले महसूस करे, अपनी पत्नी का या अपनी मां का। वह दिन रात इस कश्मकश में घिरा रहता। जब मां रोती उसे लगता शायद सिया ज्यादा सोच रही है, और जब सिया की आंखों में आंसू देखता तो दिल को चीरने वाली ग्लानि होती। अगर मैं अलग घर में चला गया तो लोग क्या कहेंगे। रवि की सोच अब केवल घरेलू नहीं, सामाजिक भी हो चुकी थी। रिश्तेदार तो ये कहेंगे कि बेटा बिगड़ गया है, बीवी के कहने पर मां को छोड़ दिया, पर कोई ये नहीं समझेगा कि मैं बीच में पिस रहा हूं। मेरी हालत क्या है। वह सोचने लगा, अगर कोई बच्चा बुरा हो जाए, पत्नी बुरी हो जाए, तो समाज कहता है तलाक ले लो, अलग हो जाओ। पर अगर मां, जिसकी कोख से जन्म लिया हो, वो अगर तकलीफ दे रही हो तो क्या करें। क्या रिश्ते खत्म किए जा सकते हैं? क्या मां को पीछे छोड़ा जा सकता है? रवि का दिमाग खराब होने लगा। हर रोज घर का माहौल और बिगड़ता गया। अब बात बात पर सिया और रवि के बीच तकरार होने लगी। छोटी छोटी बातों में भी बहस छिड़ जाती। सिया अब उतनी शांत नहीं रही। उसकी चुप्पी अब कभी कभी गुस्से में फूट पड़ती। रवि भी चिल्लाने लगा था, तुम्हारी मां मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही है, तो क्या मैं अपनी मां को छोड़ दूं? तुम समझते ही नहीं कि मैं क्या सहती हूं। तो क्या मैं नहीं फंसा हूं दोनों के बीच? ऐसे ही एक दिन झगड़ा हद से बढ़ गया। सिया ने गुस्से में अपनी सारी चीजें पैक की और बगैर किसी को कुछ कहे मायके चली गई। रवि जब ऑफिस से लौटा तो घर में सन्नाटा था। सिया के कमरे की अलमारी खुली थी और उसकी एक दो ड्रेसें बिस्तर पर पड़ी थी, लेकिन बाकी सामान नहीं था। रवि ने घबराकर फोन मिलाया। फोन उठते ही सिया ने बिना भूमिका के कहा, रवि अब बस। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अब मैं उस माहौल में नहीं रह सकती। मैंने फैसला ले लिया है, या तो तुम अलग घर का इंतजाम करो या फिर मैं यहीं मायके में रहूंगी। रवि के हाथ से फोन लगभग गिर ही गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा मत कहो रवि, अब कहने सुनने का वक्त नहीं है। मैं हर रोज टूट रही हूं। तुम मेरी तकलीफ समझते हो, लेकिन कुछ करते नहीं। मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी जब तक वहां मां के साथ रहना है। सोच लो, फैसला तुम्हें लेना है। रवि का दिल बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था, क्या मां गलत है या पत्नी का सहना उसकी भूल है। वो दो पाटों के बीच फंसा था और दोनों तरफ से पिसकर अब खुद को खोने लगा था। रवि को कभी यकीन नहीं हुआ था कि जिस सिया के साथ उसने जीवन की सारी खुशियां देखने के सपने बुने थे, वो दिन आएगा जब वह उसके साथ जीने से इनकार कर देगी। सिया के मायके जाने के बाद रवि ने सैकड़ों बार उसे फोन किया। हर बार कुछ नया समझाने की कोशिश करता। कभी कहता, मैं मां से बात करूंगा सिया, उन्हें बदलने की कोशिश करूंगा। तो कभी कहता, हम एक नया रूटीन सेट कर लेंगे ताकि टकराव कम हो। लेकिन सिया हर बार शांत लहजे में कहती, रवि तुम मुझे समझते तो हो, लेकिन मेरी तकलीफ का समाधान नहीं देते। मैं अब उस माहौल में वापस नहीं जा सकती। रवि ने धीरे धीरे इस दूरी को एक अस्थाई ब्रेक की तरह लेना शुरू किया। उसे लगता था कुछ समय बाद सब सामान्य हो जाएगा, लेकिन वक्त बीतता गया। एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना और फिर पूरे 2 साल। इन 2 वर्षों में रवि एकदम बदल गया था। वो मुस्कुराता तो था, लेकिन अंदर से टूटा हुआ था। काम पर जाता, मां की सेवा करता, रिश्तेदारों के सामने सामान्य व्यवहार करता, लेकिन रातों में तकिए पर आंखें भीगती रहती। उसने सिया को कई बार बुलाने की कोशिश की, त्योहारों पर फूल भेजे, उसके जन्मदिन पर उपहार भेजा, लेकिन हर बार सिया का जवाब एक ही जैसा ठंडा और दृढ़ होता। और फिर एक दिन सिया का एक फोन आया। फोन पर सिया की आवाज में वो पुराना दर्द नहीं था, लेकिन एक अजीब सी थकावट और ठहराव था। रवि, मैंने बहुत सोच लिया है, अब और इस अधर में नहीं जी सकती। ना तुम्हारा कुछ तय है, ना मेरा। इसलिए मैंने फैसला लिया है, हमें अपना अपना रास्ता अलग कर लेना चाहिए। ये सुनकर रवि के होश उड़ गए।
क्या? तुम ऐसा कैसे कह सकती हो सिया? हम 2 साल से अलग हैं, इसका मतलब ही नहीं कि हम एक दूसरे से अलग हो ही गए हैं। उसके शब्दों में गुस्सा नहीं बल्कि ठूठन और बेबसी थी। तुम्हें पता है ना, मैं रोज माँ से बहस करता हूँ, तुमको वापस लाने के लिए सब कुछ करता रहा हूँ। लेकिन सिया का जवाब सीधा और सख्त था। रवि, मैं अब उस माहौल में नहीं जी सकती। मुझे अपनी जिंदगी की शांति चाहिए। मैं टूट चुकी हूँ। अब या तो तुम अलग घर की व्यवस्था करो या फिर तलाक की। बीच का कोई रास्ता नहीं बचा है अब, गुस्से में तमतमा उठा। तुम चाहती क्या हो? सब कुछ खत्म कर दूं? सब भुला दूं? और गुस्से में उसने फोन काट दिया। उस रात रवि ने किसी से बात नहीं की, ना माँ से ना दोस्तों से। बस अकेले कमरे में बैठा रहा, दीवारों से बात करता रहा, खुद से लड़ता रहा। 1 हफ्ता गुजर गया। गुस्सा अब शांति में बदल गया था, लेकिन वह शांत समुद्र भी अंदर से खौल रहा था। रवि ने ठान लिया कि अब उसे खुद को ही टटोलना होगा। क्या वो अपनी माँ को खो सकता है? क्या वो सिया को खो चुका है? उसके मन में हजारों सवाल थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। आखिरकार एक दिन रवि यूं ही भटकते हुए अपने पुराने कॉलेज के पास के कैफे में चला गया, वो जगह जहां वो और सिया कभी मिला करते थे। वहीं पर एक टेबल पर बैठा उसका पुराना दोस्त अनिरुद्ध उसे मिल गया। एक ऐसा दोस्त जिसने उसकी शादी के वक्त उसके सारे ख्वाबों और भावनाओं को देखा था और इन 2 सालों में रवि की चुप्पी को महसूस किया था। अनिरुद्ध ने रवि को देखकर सिर हिलाया। तू अब भी वहीं अटका है ना रवि? सिया को खोने के डर में, मां को छोड़ने के डर में और सबसे ज्यादा खुद को खो देने के डर में। रवि ने भीगी आंखों से उसकी तरफ देखा। बोल तो कुछ नहीं पाया, लेकिन उसकी चुप्पी सब बयां कर रही थी। कैफे की उस टेबल पर बैठा रवि कुछ बोल नहीं पा रहा था। अनिरुद्ध उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, रवि एक बात बता, क्या तू पूरी जिंदगी इस समाज के डर में जीना चाहता है? क्या तेरा अपना मन, अपनी पत्नी, अपनी शांति, इन सब की कोई कीमत नहीं? रवि ने भारी आवाज में कहा, मैं जानता हूं यार, पर मेरी माँ, उनका क्या? वो अकेली पड़ जाएंगी। और समाज क्या कहेगा? रिश्तेदार क्या कहेंगे? सब यही बोलेंगे कि मैंने बीवी के कहने पर माँ को छोड़ दिया। अनिरुद्ध ने एक गहरी सांस ली और बोला, रवि, दुनिया को समझाना मुमकिन नहीं है, पर बीवी को खो देना, ये वो घाव है जो ताजिंदगी नासूर बनकर चुभता है। तुम क्या चाहते हो? माँ भी नाराज, बीवी भी दूर, और तुम बीच में जलते रहो? कुछ पल के मौन के बाद रवि ने नजरें झुका ली। उसके भीतर एक फैसला जन्म ले रहा था, धीमे पर गहरा। उसी शाम रवि ने हिम्मत जुटाई और शहर के एक शांत इलाके में एक छोटा सा 1 BHK फ्लैट किराए पर ले लिया। सादा सा घर, एक कमरा, एक किचन और छोटी सी बालकनी, लेकिन रवि के लिए वो नई शुरुआत की उम्मीद थी। रवि ने उसी रात सिया को कॉल किया। सिया, मैंने एक रूम लिया है हमारे लिए, तुम आ सकती हो। फोन के उस पार कुछ पल की चुप्पी रही, फिर सिया की आवाज आई, क्या सच में? तुमने सच में ऐसा किया? हाँ, अब और तुम्हें उस माहौल में नहीं लौटना पड़ेगा। मैं जानता हूं मैंने देर की, लेकिन अब देर नहीं कर सकता। अगले दिन सिया उस किराए के फ्लैट में आई, सादगी में लिपटी, थोड़ी थकी सी, लेकिन आंखों में संतोष की चमक थी। लेकिन हर नई शुरुआत पुराने रिश्तों की जटिलता लेकर आती है। जब रवि की मां को यह खबर मिली कि उनका बेटा अपनी पत्नी को लेकर अलग रहने चला गया है, तो घर का माहौल जैसे भूकंप से हिल गया। मां गुस्से से बिफर उठी। उनकी आवाज पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी, मुझे तो पहले से ही शक था, यही लड़की एक दिन मां बेटे को अलग करेगी। अब देखो ना, पहला फुसला के बेटा छीन ले गई। क्या जरूरत थी अलग रहने की? क्या मेरे रहते हुए वो चैन से नहीं रह सकती थी? ये सिया तो मेरी सौतन बन गई है, बहू नहीं। घर में आते जाते पड़ोसी, रिश्तेदार, कामवाली, सभी के बीच मां ने खुद को पीड़िता के रूप में दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने रो रो कर कहानियां बनाई, मैंने तो बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, और आज वो मुझे अकेला छोड़कर चला गया। रवि को जब ये सब पता चला तो उसका दिल टूट गया। वो मां से बात करना चाहता था, लेकिन जानता था ये समय तर्क नहीं, तटस्थता का है। वो जानता था अगर वह मां से कुछ बोलेगा तो बात और बिगड़ेगी। उसने खुद को रोक लिया। वो अब झगड़ों से नहीं, शांति से जीने का रास्ता ढूंढ रहा था। किराए के उस छोटे से घर में रवि और सिया ने एक बार फिर से सांस लेना सीखा। उनके बीच अब भी कुछ दर्द बाकी थे, लेकिन कम से कम अब वो साथ थे। रवि और सिया के अलग होने के बाद मां का जीवन जैसे थम सा गया था।
सुबह सुबह उठती, आंगन में झाड़ू लगाती, पूजा करती, लेकिन अब घर में बात करने वाला कोई नहीं था। रवि की गैर मौजूदगी ने मां को एकदम अकेला कर दिया था। वे रिश्तेदारों से कुछ नहीं कहती, लेकिन जब कोई आता तो खुद ही बातें छेड़ देती। आजकल तो बेटे भी पत्नियों के हो जाते हैं। मां का कोई मोल नहीं रहा। धीरे धीरे पड़ोसी भी उनकी बातों से दूरी बनाने लगे। एक दिन पड़ोस की बूढ़ी काकी बोली, बहन जी, कभी खुद को भी टटोलिए। शायद रवि को जाने पर मजबूर आपने ही कर दिया हो। मां चुप हो गई। पहली बार किसी ने उन्हें दर्पण दिखाया था। उधर किराए के छोटे से फ्लैट में रवि और सिया धीरे धीरे नई जिंदगी की बुनियाद रख रहे थे। सिया अब पहले जैसी चिड़चिड़ी नहीं रही, वो मुस्कुराने लगी थी। रवि ऑफिस से लौटता तो सिया उसके लिए चाय बनाती और दोनों बालकनी में बैठकर हल्की फुल्की बातें करते। लेकिन इस नई शांति के बीच रवि का मन अक्सर पलट पलट कर मां की ओर जाता था। एक शाम वो चुपचाप अपनी पुरानी कॉलोनी गया। घर की बत्तियां बुझी थीं। मां शायद भीतर अकेली बैठी थी। रवि के दिल में टीस उठी। क्या मैं अच्छा है? क्या मां को अकेला छोड़ना मेरा फर्ज था? अगले दिन रवि ने सिया से बात की। सिया, एक बात कहूं, मां बिल्कुल अकेली हैं। शायद हमें कुछ सोचना चाहिए। सिया का चेहरा कुछ पल के लिए सख्त हुआ, लेकिन फिर उसने रवि का हाथ थामा और कहा, मैं जानती हूं तुम मां से बहुत प्यार करते हो, पर अगर उन्हें हमारे साथ रहना है तो उन्हें भी बदलना होगा। अब वही पुराना माहौल में नहीं जी सकती। मैं कोशिश करूंगा कि मां समझें, पर मैं चाहूंगा कि तुम भी एक मौका दो। हम कोशिश करें साथ में। ठीक है रवि, हम कोशिश करेंगे, पर इस बार अगर मां फिर वही करेंगी तो मैं वापस नहीं लौटूंगी। रवि ने सिर हिलाया। उसे अब दोनों रिश्तों को बचाना, मां का भी और पत्नी का भी। अगले दिन रवि अपनी मां के पास गया। मां ने दरवाजा खोला और बेटे को देखकर एक पल के लिए सब कुछ भूल गई। रवि ने उनके पांव छुए। मां की आंखें भर आईं। कुछ देर की चुप्पी के बाद रवि बोला, मां, मैं सिया के साथ एक नई शुरुआत कर चुका हूं, लेकिन आपको छोड़ना मेरा मकसद कभी नहीं था। क्या आप चाहेंगी कि हम तीनों एक बार फिर कोशिश करें, इस बार समझदारी और सहनशीलता के साथ? मां का चेहरा सख्त हुआ, लेकिन फिर ढीला पड़ गया। एक सुबह जब रवि और सिया काम पर थे, संध्या अकेली थी। घर में सन्नाटा था, पर उनके दिल में तूफान। वो रसोई में चाय बनाकर आंगन में बैठी ही थी कि अचानक उनकी छाती में तेज दर्द उठा। सांसें उखड़ने लगी। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। संध्या वहीं गिर पड़ी। धप की आवाज सुनकर पड़ोस की कमला चाची दौड़ी। अरे संध्या, संध्या बहन, क्या हुआ? पड़ोसियों ने मिलकर उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया और रवि को फोन लगाया। फोन सुनते ही रवि और सिया जैसे ही होश खो बैठे। रवि की आवाज कांप रही थी। क्या क्या कह रहे हो भैया? मां को हार्ट अटैक आया? वो बाइक उठाकर सीधा अस्पताल की ओर भागा। सिया भी छुट्टी लेकर अस्पताल पहुंची। आईसीयू के बाहर डॉक्टर से बातचीत में पता चला कि संध्या की हालत बहुत नाजुक थी। डॉक्टर बोले, स्ट्रेस और हाई बीपी के कारण हार्ट अटैक आया है। अब इन्हें लंबा बेड रेस्ट चाहिए। मानसिक तनाव नहीं होना चाहिए, वरना स्थिति और बिगड़ सकती है। रवि की आंखों में आंसू आ गए। वो बेंच पर बैठ गया, सिर पकड़ लिया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मां इतनी अकेली महसूस कर रही थी। अब एक नया अध्याय शुरू हुआ। संध्या अस्पताल में थी और उनकी सेवा सिर्फ एक ही नहीं, दो दिलों से हो रही थी, बेटे और बहू से। रवि ने ऑफिस से छुट्टियां ली, लेकिन जब छुट्टियां खत्म होने लगीं, सिया ने अपनी शिफ्ट बदलवाई। अब बारी बारी से दोनों संध्या के पास रहते। रवि उन्हें दवा देता, कभी रात को वहीं कुर्सी पर सोता। सिया उनके लिए घर से बना सादा खाना लाती, उनके सिर पर धीरे धीरे तेल लगाती और प्यार से कहती, मां जी अब जिद मत कीजिए, आपको ठीक होना है हमारे लिए। संध्या पहले चुप रही। उनका दिल भारी था, अपराध बोध और पछतावे से। पर धीरे धीरे उनका दिल पिघलने लगा, जिसे उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। वही आज उनकी आंखों की नमी पोंछ रही थी। 3 हफ्ते बाद डॉक्टरों ने उन्हें डिस्चार्ज किया। जब घर पहुंची तो सिया ने घर को सजा कर रखा था। फूल, साफ सफाई और बेड तक आरामदायक बना रखा था। अब हर दिन संध्या के लिए विशेष दिन था। कभी सिया उनका ब्लड प्रेशर नापती है तो कभी उनके साथ बैठकर रामायण पढ़ती। संध्या देखती, फिर खुद को सवालों में घिरा पाती। क्या मैंने इस लड़की को कभी समझा, या बस समाज और शक की दीवार बना ली?
फिर एक दिन दोनों बेटियां आरती और सीमा माँ से मिलने आई। आरती ने माँ को देखा और मुस्कुराकर बोली, माँ अब कैसी हो? अच्छी हूं बेटा, बहू की दवा और बेटे की सेवा ने बहुत संभाल लिया। सीमा ने पास आकर माँ का हाथ थामा। माँ एक बात कहूं, आज जो तुझसे सच में माँ की तरह व्यवहार कर रही है वो बहू है। आरती भी बोली, जब हम सब तो व्यस्त हो गए, वही बहू तेरे लिए बेटी बन गई माँ। अब तो थोड़ी सी मोहब्बत दिखा। हर कोई बहू गलत नहीं होती और हर रिश्ता जम से नहीं कर्म से भी जुड़ता है। संध्या की आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से सिया को अपने पास बुलाया और कांपते हाथों से उसका हाथ थामा। सिया बेटा, तूने बहुत सहा, फिर भी आज तू मेरे सिरहाने बैठी है। मैं तुझसे दिल से माफी मांगती हूँ। आज तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ जी, मेरे लिए इतना ही काफी है कि आपने मुझे समझा, यही मेरी जीत है। संध्या की आंखों से बहते आंसू अब पश्चाताप के नहीं, अपनापन और सुकून के थे। उन्होंने सिया को सीने से लगा लिया और भर्राए गले से बोली, आज समझ आया, मां बनने के लिए जन्म देना जरूरी नहीं, किसी का दर्द बांटना भी मां बना देता है। तूने मेरे लिए वही किया जो शायद मेरी बेटियां भी उस तरह से न कर पाती। तूने मेरे अकेलेपन को अपनापन दिया। सिया ने धीरे से उनका हाथ थामते हुए कहा, मां जी, मुझे बस आपका प्यार चाहिए। जो हुआ उसे भूल जाइए। अब हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे। रवि को पहली बार अपनी मां, अपनी पत्नी और अपने रिश्ते पर गर्व महसूस हुआ।